हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च एस एजुकेशन पर। तो आज हम फिर क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। पहले केमिस्ट्री का पार्ट 1 हम वीडियो दे चुके हैं, ये पार्ट 2 है। तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, फिर ये इस वीडियो को, ये पार्ट 2। पहले तो ये क्वेश्चन है बिहार बोर्ड से रिलेटेड, बिहार बोर्ड क्लास 12वीं के बच्चों के लिए पार्ट 1 केमिस्ट्री। तो चलिए हम बिना किसी देर किए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन Na3 क्वेश्चन कह रहा है, पहला Na3Cr इंटू C2O43 में Cr के किसका Cr के उप सहसंयोजन संख्या की संख्या कितनी है? Cr के उप सहसंयोजन संख्या कितनी है? तो इसका आंसर क्या होगा? 3। Cr के उप सहसंयोजन संख्या कितनी है? 3। अगला प्रश्न 2 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है पोटास एलम, कौन सा एलम? पोटास एलम। पोटास एलम का जलीय विलयन होता है, पोटास एलम का जलीय विलयन होता है अम्लीय प्रकृति का। किस प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का। ये बिहार बोर्ड की दृष्टि से VVI क्वेश्चन है, नोट्स बनाइए। अगला प्रश्न 3 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है? निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है? 3 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है? तो इसका आंसर होगा NiCl4 के पावर 2 माइनस। कौन अनुचुंबकीय है? NiCl4 के पावर 2 माइनस। अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न कह रहा है K4FeCN6 में Fe का प्रसंकरण क्या है? Fe का प्रसंकरण क्या है? तो इसका आंसर होगा D2sp3। इसका आंसर क्या होगा? D2sp3। अगला प्रश्न, इस टाइप का एक ठो प्रश्न हमेशा बिहार बोर्ड के 12th के एग्जाम में हमेशा एक ठो क्वेश्चन सेट कर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, Fe की जगह कुछ और सेट कर दिया जाएगा उससे रिलेटेड। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा निश्चित है कि इस टाइप का क्वेश्चन एक बिहार बोर्ड देगा पक्का। अगला प्रश्न 5 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है निम्न में किसकी आकृति चतुष्फलक होती है? निम्न में किसकी आकृति चतुष्फलक होती है? तो इसका आंसर है NiCl4 के पावर 2 माइनस। NiCl4 के पावर 2 माइनस किसकी आकृति चतुष्फलकीय है? आकृति कैसी है? आकृति इसकी चतुष्फलकीय, याद रखिएगा किसकी कैसी आकृति है? चतुष्फलकीय। 6 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण, इसके पहले क्या था? Fe का प्रसंकरण था। पिछले क्वेश्चन में क्या है? Fe का प्रसंकरण पूछ रहा था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में 6 नंबर प्रश्न में कह रहा है जो K4FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या, क्या पूछ रहा है? ऑक्सीकरण संख्या। बताए थे कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, निश्चित आएगा, एक ठो तो पक्का आएगा। इन दोनों में से निश्चित हमको लगता है कि एक ठो आना निश्चित है। तो ध्यान से नोट्स बनाते चलिए, हर बार हम बताते हैं पेन और पेपर लेकर सबको नोट करके और लिखकर अच्छे से ही याद करके एग्जाम में जाइएगा। चलिए हम अपना प्रश्न देखते हैं। K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या है, तो इसका आंसर है +2। Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितना है? +2। Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितना है? +2। नोट्स बनाते चलिए। अगला प्रश्न 7 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है संकुल होते हैं। संकुल होते हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पूछने का कहने का मतलब है कि संकुल होते हैं कितने प्रकार के? तो संकुल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। संकुल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। संकुल 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न हमारा 8 नंबर प्रश्न कह रहा है K4FeCN6 एक उदाहरण है। K4FeCN6 एक उदाहरण है किसका? आयनिक संकुल का। किसका? आयनिक संकुल का। K4FeCN6 उदाहरण है एक आयनिक संकुल का। किसका? आयनिक संकुल का। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है K3FeCN6 एक है। K3FeCN6 पिछले वाले प्रश्न में क्या था? K4FeCN6 एक उदाहरण है, लेकिन इस वाले प्रश्न में क्या है? ध्यान से क्वेश्चन एक एक छोटे छोटे शब्द से बच्चे गलती करके आ जाते हैं, तो इसमें ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें K4 है और लेकिन इसमें K3 लगाया गया है, तो वही मार्कर आ जाइएगा आयनिक संकुल का। क्वेश्चन रहेगा ये K3FeCN6 और आप उस वाले प्रश्न का आंसर लगाकर आ जाइएगा, तो ऐसे गलत हो जाएगा।
उनसे मार्क्स का अहमियत उनसे पूछिएगा जो 299 पर आकर लटक जाते हैं, 299 पर आकर लटक जाते हैं, उनसे मार्क्स का अहमियत पूछिएगा, तब बताएंगे वो। मतलब चलिए आइए देखते हैं अपना प्रश्न। K3 एफिशिएंट एक है उपसह संयोजक यौगिक। K3 एफिशिएंट है एक उपसह संयोजक यौगिक। क्या है? उपसह संयोजक यौगिक। तो आप अगर नहीं चाहते हैं कि आप 299 पर आकर लटक जाए तो इसको अच्छे से याद कीजिए, गारंटीड। अगर क्वेश्चन नहीं आया तो थंबनेल देखकर तो आप समझ ही जाते हैं, हमेशा थंबनेल हम ऐसे ही नहीं लगाते हैं। अगला क्या था क्वेश्चन? 9 नंबर प्रश्न। K3 एफिशिएंट एक है उपसह संयोजक यौगिक। क्या है? उपसह संयोजक यौगिक। 10 नंबर प्रश्न हमारा 10 नंबर प्रश्न कह रहा है NiCO4। NiCO4 में निकिल का ऑक्सीकरण संख्या। किसका पूछ रहा है? Ni का ऑक्सीकरण संख्या। इसके पीछे क्या था? Fe का ऑक्सीकरण संख्या बोले थे ना, इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछना है, इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन सेट किए हैं। आप बस इसको याद करके नोट्स बनाकर याद करते जाइए, नोट्स बनाकर याद करते जाइए। 100 बाई 100 कह रहे हैं कि क्वेश्चन लड़ना निश्चित है एकदम। आइए, NiCO4 में निकिल का ऑक्सीकरण अंक होता है वो है 0। ऑक्सीकरण अंक होता है वो है क्या है? 0। कितना होता है? 0। किसका? फिर से क्वेश्चन, NiCO4 में निकिल का, किसका? निकिल का ऑक्सीकरण अंक होता है 0। क्या होता है? 0 होता है। 11 नंबर प्रश्न 11 नंबर प्रश्न 11 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग, निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता होना चाहिए, आम बात है, फिर भी ये क्वेश्चन भी आई है, निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? तो इसका आंसर है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 अगर हिंदी में कहे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या था क्वेश्चन? निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगला प्रश्न 12 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है, 12 नंबर प्रश्न, Na2O में सोडियम की उपसह संयोजन संख्या। किसमें? Na2O में। क्वेश्चन समझिए, पहले क्वेश्चन समझने के बाद ही उसके आंसर पर जाइए। क्वेश्चन कह रहा है Na2O में सोडियम की उपसह संयोजन संख्या। किसमें? Na2O में सोडियम की उपसह संयोजन संख्या। किसमें? Na2O में। Na2O में सोडियम की उपसह संयोजन संख्या है, कितना है? Na2O में सोडियम की उपसह संयोजन संख्या 4। कितना है? 4। सोडियम Na2O में सोडियम की उपसह संयोजन संख्या कितना है? 4। आइए अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न कह रहा है K3CrOX3 में Cr का उपसह संयोजन संख्या होगी। K3CrO6 में Cr का उपसह संयोजन संख्या होगी, तो इसका आंसर है 6। कितना होगा? इसका आंसर है 6। इस टाइप का क्वेश्चन फिक्स है, आएगा, इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन सेट किया गया है, पक्का आएगा। और हाँ, एक और बात, आप लोग वीडियो देखकर आगे भी शेयर कीजिए ताकि आप लोगों के साथी भी कुछ अच्छा मार्क्स करें, अच्छा मार्क्स लाए एग्जाम में। द्वेष नहीं रखना चाहिए, ऐसा नहीं आप ही मेरे वीडियो से लाभान्वित होंगे, आगे भी बढ़ाइए। अब ये मत सोचिए कि वो आपसे ज्यादा मार्क्स मंगा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जितना मेहनत करेंगे आपको मिलेगा, वो जितना मेहनत करेंगे उनको मिलेगा। तो आप वीडियो शेयर जरूर कीजिए। चलिए अपना प्रश्न देखते हैं हम। 13 नंबर प्रश्न क्या था? जो K3CrOX3 में Cr का उपसह संयोजन यौगिक संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर क्या होगा? कितना होगा? 6। क्या होगा? 6। क्या होगा? 6। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, इन सबका नोट्स बनाते जाइएगा। नोट्स बनाने के बाद ही एग्जाम में नोट्स बनाकर रट कर इसको अच्छे तरीका से याद कर कर ही एग्जाम में जाइएगा, वरना बहुतों का हाल देख चुके हैं। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है K3Cr, देखो इसमें K3CrOX3 में, लेकिन इसमें क्या है? K3CrC2O43 में Cr वही बात है, लेकिन ये चेंज कर दिया है। इसीलिए कहते हैं जो अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए ना तो 100/100% हम कहते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन गलती नहीं होगा। तो इसलिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझ गए तो आंसर याद हो जाएगा।
चलिए देखते हैं प्रश्न। 14 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है K3CrC2O43 में Cr की उपसंयोजन संख्या। उपसंयोजन संख्या पूछना निश्चित है, इसलिए उपसंयोजन संख्या को ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए K3CrC2O43 में Cr की उपसंयोजन संख्या है, तो इसका भी आंसर कितना होगा? 6। कितना होगा? 6। उपसंयोजन संख्या कितना है? 6। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है उपसंयोजन। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है उपसंयोजन यौगिक। उपसंयोजन यौगिक K4 NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था है। निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था है। प्रश्न इसका आंसर क्या होगा? 0। निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। क्या था प्रश्न? उपसंयोजन यौगिक K4 NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था है। इसका आंसर क्या होगा? 0। क्वेश्चन को अच्छे से उतार कर नोट्स बनाइए। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को उतारने के बाद फिर प्ले करके वीडियो आगे बढ़िए, ऐसे करके लिखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है उष्मा और विद्युत। किसका किसका? उष्मा और विद्युत। क्वेश्चन क्या कह रहा है? उष्मा और विद्युत। किसका? उष्मा और विद्युत। क्वेश्चन समझना जरूरी है। तो किसका किसका? उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। इसका आंसर क्या होगा? उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट उष्मा और विद्युत दोनों का अच्छा चालक है। ग्रेफाइट वो जो पेंसिल का नीब होता है ना, पेंसिल, वो ही ग्रेफाइट है, वही ग्रेफाइट है। तो ये उष्मा और विद्युत दोनों का अच्छा चालक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। हीरे में कार्बन का संकरण है। हीरे में कार्बन का संकरण है। डायमंड। हीरे में कार्बन का संकरण है, तो संकरण से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो इसलिए संकरण से भी क्वेश्चन को अच्छे से याद करके ही एग्जाम में जाइएगा। चलिए हीरे में कार्बन का संकरण है, तो इसका आंसर होगा sp के पावर 3। sp के पावर 3 या sp3। क्या होगा इसका आंसर? sp3 का क्या होगा इसका आंसर? sp। हीरे में, किसमें? हीरे में कार्बन का संकरण है। हीरे में कार्बन का संकरण है sp3। 18 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए। अब जो प्रश्न आने वाला है वो निश्चित है कि आपके एग्जाम में पूछना लाजमी है। 100/100 कहते हैं। अगर नहीं आया तो जो कहिएगा सो क्वेश्चन पूछेगा। ये जो 3 ठो क्वेश्चन हम सेट किए हैं, इसमें से एक 100% आना ही है, आएगा क्वेश्चन। लिख कर ले लो का लिखबे किए हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 है एल्केन्स। ध्यान से देखिएगा इन प्रश्नों को, ध्यान से। एल्केन 1 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या है एल्केन? क्या है एल्केन? देखिए इधर साइड में लिख रहे हैं एल्केन क्या है। 1 नंबर प्रश्न कह रहा है एल्केन का सामान्य सूत्र। किसका सामान्य सूत्र? एल्केन का सामान्य सूत्र। किसका पूछ रहा है? एल्केन का सामान्य सूत्र। तो इसका आंसर क्या होगा? CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n+2। क्या होगा एल्केन का सामान्य सूत्र? CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र। ये पहला प्रश्न हो गया। 3 ठो क्वेश्चन सेट किए हैं, तीनों में से एक ठो इस बार नहीं, हर साल प्रति वर्ष पूछता है। इन तीनों में से एक प्रश्न डालना तो निश्चित ही है। चलिए देखिए 1 नंबर ये था एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है एल्कीन। 19 नंबर प्रश्न क्या है? एल्कीन। तो एल्कीन क्या है? 19 नंबर एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n। सिर्फ CnH2n। एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n। दूसरा नंबर क्या था? एल्कीन। इसका सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n। इसका सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन, ये निश्चित ही है कि आना ही है, इसको पक्का आएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्या था? एल्कीन। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n। क्या हो गया? CnH2n। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 20 नंबर एल्काइन। 20 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है एल्काइन। किसका सामान्य सूत्र पूछ रहा है? एल्काइन का। एल्काइन का सामान्य सूत्र है, एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n-2। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n-2। तो ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न जो इस बार एग्जाम में आने वाला है। एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, ये रहा एल्काइन। एल्काइन, एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2। इसको अभी दिमाग में सेट कर लीजिए ना, इसको अभी दिमाग में सेट कर लीजिए। ये पूछेगा, निश्चित ही पूछेगा, इसमें कोई दो राय और ना ही इसमें हमको शक है। इसको पूछना निश्चित है। ये तीनों में से एक को उठाकर रख देगा बिहार बोर्ड। एल्केन इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2। याद कर लीजिए, ज्यादा टफ नहीं है। अगर देखे, अगर अच्छे दृष्टि से देखो तो इसको याद करना बहुत आसान है। एल्केन CnH2n+2, इसमें प्लस लगा दो। एल्कीन, एल्कीन में +2 को हटा दो। एल्कीन में CnH2n+2 को हटा दो। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n, बस। उसके बाद लास्ट वाला कह रहा है एल्काइन, तो क्या करो कि एल्काइन में खाली माइनस लगा दो, CnH2n-2। एल्केन का सामान्य सूत्र में बस माइनस लगा दो, यही तो है। तो ये तीनों को अभी ही आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। कभी कभी होता है बच्चे नोट्स बनाकर पेज रख देते हैं, याद नहीं करते हैं। अरे जब तुम याद नहीं करोगे तो नोट्स बनाने का क्या फायदा? तो उसको याद करो। चलिए अगला प्रश्न। याद नहीं करोगे तो किसका रिजल्ट बिगड़ेगा? तुम्हारे माँ बाप का नाम खराब होगा। तो बचाओ, कुछ माँ बाप तुम्हारे लिए इतना करते हैं, तो माँ बाप की इज्जत को बचाने का तुम्हारा ही हाथ में है ना, तो बचाओ। चलो देखते हैं अगला प्रश्न, 21 नंबर प्रश्न। तो बचाने का मतलब है रिजल्ट अच्छा बनाओ, तो उनको भी अच्छा लगेगा और उनका भी नाम कुछ ऊंचा होगा। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। इथेन। इथेन कौन सा? इथेन में कार्बन का संकरण किसमें पूछ रहा है? इथेन में। किसमें? इथेन में। इथेन में कार्बन का संकरण है sp3। क्या है इथेन में कार्बन का संकरण? क्या है? sp3। इथेन में कार्बन का संकरण क्या है? sp3। किसमें? इथेन में। किसका? कार्बन का संकरण क्या है? तो sp3। संकरण से भी क्वेश्चन पूछना तो लाजमी है, निश्चित ही संकरण से पूछेगा। तो इसलिए 12वीं वालों देख लो, केमिस्ट्री अब तुम्हारे सामने रख दिए। अब तुम कितना याद करके इसको एग्जाम में जाता हो ये तुम पर निश्चित है। तुम बस याद करके जाओ, एग्जाम में बैठोगे ना तो पेपर तुमको क्या बोलते हैं, बच्चे को खिलाने जैसा लगेगा। ये तो क्या पेपर है। अगला प्रश्न, चलिए 22 नंबर देखते हैं प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है इथाइन। क्या? इथाइन में पाई बॉन्ड। किसमें? इथाइन में। किसमें? इथाइन में पाई बॉन्ड। इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या है। किसमें? इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या है। तो इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है? 2। इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है? 2। इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है? 2। देखिए एक क्वेश्चन को हम 2-2 बार 3-3 बार रिपीट करते हैं ताकि आपको याद हो जाए। हमारा आवाज ही सुनकर आपको याद हो जाए। आप नोट्स बनाकर 102 बार उसको देख लीजिएगा ना, पेपर आपकी मुट्ठी में। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन गलत होने का चांस ही पैदा नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स कौन सा? हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स में C प्रसंकरित रहता है, तो इसका आंसर भी होगा sp3। देखना ये भी क्वेश्चन VVI है, ये भी क्वेश्चन VVI है। इस टाइप का क्वेश्चन हम 2 सेट किए हैं, इसमें से भी एक का आना निश्चित है। क्या कह रहा है क्वेश्चन देख लो। हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स, देखना हेलो एल्केन्स में C प्रसंकरित रहता है, तो इसका आंसर क्या होगा? sp3। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर ये sp3 हो गया है। तो इसलिए कहते हैं जब क्वेश्चन को अच्छे से समझना, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लोगे क्वेश्चन आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो क्वेश्चन को समझकर अच्छे से याद करो, ना ही इस पे डाउट आएगी। हेलो एल्केन्स में C प्रसंकरित रहता है, तो इसका आंसर होगा sp3। क्या होगा? sp3। कभी कभी क्वेश्चन याद रहता है, क्वेश्चन याद रहता है, लेकिन बच्चे डाउट में गलत वाले आंसर पर मार देते हैं।
तो ऐसा ना हो आपके साथ, तो उससे पहले क्वेश्चन को समझकर तब उसके आंसर को याद कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। 24 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है जे हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स। पिछले वाले प्रश्न में क्या था? हेलो एल्केन्स। पिछले वाले प्रश्न में क्या था? हेलो एल्केन्स। इसीलिए ना कह रहा है जो क्वेश्चन को पहले समझिए। पिछले वाले प्रश्न में था, इसमें 23 और 24 नंबर प्रश्न में क्या डिफरेंस है? 23 नंबर प्रश्न कह रहा है हेलो एल्केन्स, लेकिन 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? हेलो एरिन्स। बाकी सारा प्रश्न क्वेश्चन सेम ही है, सेम ही है। इसलिए कहते हैं देखो हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स में सी प्रसंकरण रहता है तो sp3, जबकि हेलो एरिन्स में सी प्रसंकरित रहता है तो इसका आंसर होगा sp², sp के पावर 2। क्या होगा? sp का पावर 2। और जिनको अच्छा से याद नहीं होगा, हेलो एल्केन्स नहीं समझ में आएगा, हेलो एरिन्स नहीं समझ में आएगा, उनसे तो गलती होना ही है। वो गलत करके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और घर पर क्या, हम तो क्वेश्चन मार के हैं, अच्छा एकदम बढ़िया लिखे गए हैं। रिजल्ट आने के बाद उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा खोजा जाता है। चलिए हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स में सी प्रसंकरित रहता है, हेलो एरिन्स में सी प्रसंकरित रहता है sp के पावर 2, sp के पावर 2। अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में आइडोफॉर्म। लीजिए आगे अभी भी एक क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछने वाला है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में आइडोफॉर्म परीक्षण देता है। निम्नलिखित में कौन आइडोफॉर्म परीक्षण देता है? तो इसका आंसर क्या होगा? CH3। इसका आंसर क्या होगा? CH3 2CHOH, CH3 2CHOH। नोट्स बनाते चलिएगा, CH3 2CHOH। क्या था क्वेश्चन? निम्नलिखित में कौन आइडोफॉर्म परीक्षण, कौन सा परीक्षण? आइडोफॉर्म परीक्षण। कौन सा परीक्षण? आइडोफॉर्म परीक्षण। क्वेश्चन में क्या है? आइडोफॉर्म परीक्षण देता है, तो इसका आंसर क्या होगा? CH3 2CHOH। और ये निम्नलिखित से आप मतलब मत रखिएगा, निम्नलिखित आप आंसर याद कीजिए ना, आप आंसर याद कीजिए। निम्नलिखित वहां पर ऑप्शन मिलेगा, तो ऑप्शन गलत ऑप्शन लेकर क्या करेंगे? आपको आंसर से ना मतलब है, आंसर दिख गया बस उसको गोला लगाइए और अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। 26 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है 26 नंबर कि 2 क्लोरो 4 मेथिल हेक्स-2-इन। क्या कर रहा है क्वेश्चन? 2 क्लोरो 4 मेथिल हेक्स-2-इन के कितने ध्रुवन समावयव है? पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन को देखिए। 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 2 क्लोरो यानी कि 2 क्लोरो 4 मेथिल हेक्स-2-इन के कितने ध्रुवन समावयव है? तो कितने ध्रुवन समावयव है? तो इसका आंसर है 4। 26 नंबर प्रश्न का आंसर है 4। कितना आंसर है? 4। अगला प्रश्न 27 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या, CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या है। सिग्मा का ये सिंबल है, देख लो। कभी कभी क्या करता है एग्जाम में लपेटने के लिए बच्चों को सिग्मा न लिखकर सिग्मा का सिंबल दे देता है। अब जो अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं वो तो लटक जाते हैं ना, उनको क्वेश्चन पता होता है लेकिन सिग्मा न लिखकर सिग्मा का सिंबल दे दिया जाता है, उतना से क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं बच्चे। इसलिए हम उसका सिंबल और हिंदी दोनों लिख दिए हैं। तो आप लपेटे में मत आइएगा बिहार बोर्ड के। चलिए 27 नंबर प्रश्न कह रहा है CH4 में सिग्मा, ये रहा सिग्मा का सिंबल, ऐसे करके ऐसे दिया जाता है सिग्मा का सिंबल। तो लिख रहा है क्वेश्चन CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है? तो इसका भी आंसर 4 होगा। इसका भी आंसर कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा इसका आंसर? 4 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसका भी आंसर 4 था, इसका भी आंसर 4 था। इसलिए ना कहते हैं आंसर मैच कर जाएगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझिएगा तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझने पर आंसर गलत नहीं होगा। क्वेश्चन समझा कीजिए, उसमें क्या था, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। चलिए अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न कह रहा है एल्कीन
एल्कीन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया देती है? एल्कीन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया देती है? एल्कीन का सामान्य सूत्र लिखवा दिए हैं, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन तीनों का सामान्य सूत्र लिखवाए हैं, तो तीनों में से एक का पूछना लाजमी है। हालांकि अभी यहां क्वेश्चन पूछ रहा है कि एल्कीन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया देती है? एल्कीन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया देती है? तो योगात्मक तथा प्रतिस्थापन दोनों प्रकार की, योगात्मक तथा प्रतिस्थापन दोनों प्रकार की। ऑप्शन में जो दिख जाए उस पर गोला करके आ जाना है। अगर ऑप्शन में दोनों रहे तो, अगर ऑप्शन में दोनों रहेगा तो उसमें एक और ऑप्शन मिलेगा, ए और बी या ए और सी, जो भी हो ऑप्शन में, ये जो सिंबल में रहेगा वो देगा, जो ए और बी दोनों या ए और सी दोनों या ए और डी दोनों, इस प्रकार करके देगा। तो आप बस याद रखिएगा, योगात्मक और प्रतिस्थापन ये दोनों प्रकार की अभिक्रिया देता है। कौन? एल्कीन। क्या था क्वेश्चन? एल्कीन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया देता है? एल्कीन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया देता है? योगात्मक तथा प्रतिस्थापन, योगात्मक तथा प्रतिस्थापन दोनों प्रकार की। याद रखिएगा, नहीं तो मार के आ जाएगा योगात्मक हुआ, पता चलेगा ए और बी दोनों है। ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत मत करना। 29 नंबर प्रश्न 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कार्बन की संयोजकता। कार्बन की संयोजकता, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्बन की संयोजकता है 4, देख लो, इसका भी आंसर 4 है। तो बाबू चाहे बाबूनी क्वेश्चन समझ लो, ठीक बानू? क्या था 29 नंबर प्रश्न? कार्बन की संयोजकता है 4, तो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, समझ कर कीजिए। कितना है इसका आंसर? उस कार्बन की संयोजकता 4। ये क्वेश्चन भी आइए, ये पूछ सकता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या था क्वेश्चन? कार्बन की संयोजकता है तो 4, कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। अगला प्रश्न 30 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है कार्बन 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 एकल बंध की लंबाई है। कार्बन 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 एकल बंध की लंबाई है, तो इसका आंसर है 1.4 एंगस्ट्रॉम, 1.54 सॉरी 1.54। क्या था क्वेश्चन? कार्बन कार्बन क्या? कार्बन कार्बन एकल बंध क्या? कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई है, कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई है कितनी? 1.54 एंगस्ट्रॉम। ए पर बिंदु ए क्या था आंसर? 1.54 एंगस्ट्रॉम। अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा, 31 प्रश्न नंबर कह रहा है एल्कोहल। एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है। एल्कोहल किसमें? एल्कोहल में किसमें? एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है। एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है, तो उसका आंसर है -OH, सॉरी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड OH। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में फिनोल बहुत खतरनाक चीज है बाबू। फिनोल को पहचाने, कह रहा है निम्नलिखित में फिनोल को पहचाने। तो ये क्वेश्चन आएगा, फिनोल से क्वेश्चन आएगा, हमको लगता है कि यही वाला आएगा। फिनोल से क्वेश्चन सेट किए हैं। कह रहा है 32 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में फिनोल को पहचाने। तो देख लीजिए, ये रहा सिंबल इसका, ऐसे वाला होगा, उसी को भरकर आइएगा। चलिए इधर बड़ा बना देते हैं, फिनोल का फिगर इधर बड़ा बना देते हैं। देखिए ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, उसके बाद इधर इधर और इधर लगा दीजिए, और इधर कोना से निकाल दीजिए। हो गया, ये रहा फिनोल, इसको देखिएगा, यही है फिनोल। ये भी क्वेश्चन आएगा, ये एग्जाम की दृष्टि से भी आई है, तो देख लो। इस बार युद्ध है, समझ लो तुम लोगों के साथ। चलिए क्या था क्वेश्चन? निम्नलिखित में फिनोल को पहचाने। तो पहचान लो इस फिनोल को, यही है फिनोल। ये क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इसको देख लो, ध्यान से देख लो इसको। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 33 नंबर प्रश्न 33 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है एल्केनॉल। क्या है? एल्केनॉल
इसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इसमें से ये नहीं है, ये कह रहा है एल्केनॉल। क्या कह रहा है? एल्केनॉल। क्या कह रहा है? एल्केनॉल। एल्केनॉल का सामान्य सूत्र होता है, एल्केनॉल का सामान्य सूत्र होता है, एल्केनॉल का सामान्य सूत्र होता है CnH2nO। CnH2nO क्या है? CnH2nO। क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ा, समझ में आया जी ये एल्कीन है, और गए और एल्कीन के सामान्य सूत्र पर टिक लगाकर और बढ़ गए आगे। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। गलत नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से भी पढ़ना है। देख लो क्या लिखा है, एल्केनॉल। एल्केनॉल क्या लिखा है? एल्केनॉल। एल्केनॉल का सामान्य सूत्र होता है, किसका पूछ रहा है? एल्केनॉल। तो एल्केनॉल का सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2nO। CnH2nO। नहीं तो किसी और पर टिक लगाकर चले आना और फिर घर पर गील रहना कि एकदम मार कर आए हैं, बताना एकदम सारे फैला देना पूरा, जो पूरा लिख कर आए हैं। रिजल्ट आने के बाद पता चलता है कि आप कितना लिख कर आए हैं। चलिए आइए देखिए 34 नंबर प्रश्न। हाँ, ऐसे ऐसे बच्चे मिल जाते हैं जो लिख कर पूरा पता नहीं लिख कर क्या आते हैं और रिजल्ट आता है तो कुछ और ही बताता है। तो चलिए खैर छोड़िए उन सबको, आप मेहनत कीजिए, मेहनत करके आइए। 34 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है, ये फिगर है, यौगिक का नाम है, इसका नाम पूछ रहा है। ऐसा करके फिगर दे दिया है, इसका नाम पूछ रहा है, फिनॉल। यही वाला फिगर देखिए, क्वेश्चन पलट दिया है, क्वेश्चन पलट दिया है। इसमें क्या किया था, जब पूछ रहा था कि निम्नलिखित में फिनॉल को पहचाने, इसमें लिख दिया है कि फिनॉल को पहचाने, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या किया है कि फिनॉल का फिगरवा इस फिगरवा को दे दिया है, कह रहा है कि इसको, इसका नाम क्या है, इसका नाम पूछ रहा था। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, दे दिया था फिनॉल, इसके स्ट्रक्चर, इसके आकृति को समझाए। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या किया है, इहे वाला दे दिया है, इसी का नाम पूछ रहा है, इसी का नाम पूछ रहा है। अगर ये फिगरवा याद नहीं होगा तो पता चलेगा इसका नाम क्या है, कभी पता चलेगा नहीं चलेगा। तो चलो देख लो क्या है क्वेश्चन 34 नंबर। ये फिगरवा देकर पूछ रहा है यौगिक का नाम है, तो इसका नाम है फिनॉल। क्या नाम है इसका? फिनॉल। क्या नाम है? फिनॉल। निश्चित है आना है, ये क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, लिख लो। देखो अगला प्रश्न 35 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक एल्कोहल। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल? प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल में समूह उपस्थित रहता है, प्राथमिक एल्कोहल में समूह उपस्थित रहता है, तो इसका आंसर होगा बॉन्ड CH2OH। बॉन्ड CH2OH। बॉन्ड CH2OH। क्या था क्वेश्चन? प्राथमिक एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल? प्राथमिक एल्कोहल में समूह उपस्थित रहता है, बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CH2OH। चलिए अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल? देख लो, इसमें प्राथमिक लिख रहा था, अब लिख रहा है द्वितीयक। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या लिख रहा था? प्राथमिक, लेकिन इस वाले में क्या है? द्वितीयक एल्कोहल में समूह उपस्थित रहता है। द्वितीयक एल्कोहल में समूह उपस्थित रहता है, डबल बॉन्ड CHOH। डबल बॉन्ड CHOH। अगर क्वेश्चन अच्छा से प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल समझकर हम याद नहीं करेंगे तो बताओ इसमें गलती होना है कि नहीं? पक्का गलती होगा, इसमें एकदम गलती कर कर आ ही जाओगे। इसलिए याद रखो, हाँ जी, प्राथमिक एल्कोहल, ये इस क्वेश्चन में है प्राथमिक एल्कोहल। तो प्राथमिक एल्कोहल में समूह उपस्थित रहता है तो सिंगल बॉन्ड CH2OH। हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या है इससे रिलेटेड? द्वितीयक, उसमें प्राथमिक एल्कोहल था, इसमें द्वितीयक एल्कोहल में समूह उपस्थित रहता है, तो ये है डबल बॉन्ड CHOH। सिंपल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है एल्केनॉल। एल्केनॉल 37 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? एल्केनॉल समजात श्रेणी को प्रदर्शित करने वाला सामान्य सूत्र है। एल्केनॉल समजात श्रेणी को, कौन सा श्रेणी? समजात श्रेणी को प्रदर्शित करने वाला सामान्य सूत्र है। एल्केनॉल समजात श्रेणी को प्रदर्शित करने वाला सामान्य सूत्र है। क्या है इसका आंसर? CnH2n+2O। CnH2n+2O। अगला प्रश्न 38 नंबर। देखिए, जब भी वीडियो देखिए तो शांत होकर देखिए। कभी कभी देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं कि वीडियो चला देते हैं और
काम करने लगते हैं। वीडियो चलाकर ध्यान से देखिए, हो सके तो एक जगह निश्चित सारा काम निपटा कर लीड रखते हैं ना, जिससे आप गाना सुनते हैं, उसको लगाकर तब देखिए, तब निश्चित होकर आपको याद होगा और अच्छे से आप एग्जाम में जाकर स्कोर कर पाएंगे। और नहीं तो इधर उधर करते रहिएगा, द्वार पर जाकर थोड़ा इधर देख लीजिए, थोड़ा उधर देख लीजिए, तो याद होगा ये। दिमाग को शांत करके तब वीडियो देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है, 38 नंबर प्रश्न, फिनॉल। फिनॉल किसकी? फिनॉल, फिर बात हो गई फिनॉल की। बोले थे ना फिनॉल। देखिए ये रहा फिनॉल। इससे क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन है शायद इसमें। फिनॉल की प्रकृति है, फिनॉल की प्रकृति है। फिनॉल की प्रकृति कौन सी है? अम्लीय है, क्षारीय है, भस्म? तो ये कौन सी होती है? अम्लीय है। फिनॉल की प्रकृति कैसी है? अम्लीय है। ध्यान रखिएगा, ये सब फिनॉल को तो छोड़िएगा मत, फिनॉल से निश्चित है क्वेश्चन आना, फिनॉल से क्वेश्चन आएगा। तो क्या है 38 नंबर क्वेश्चन? फिनॉल की प्रकृति। फिनॉल की प्रकृति कैसी है? अम्लीय है। फिनॉल की प्रकृति कैसी है? अम्लीय है। चलिए अगला प्रश्न, 39 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है? 39 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है? अम्लीय है कि छोड़ो, पहले अपने दोस्त के पास इस वीडियो को शेयर करो ताकि वो भी एग्जाम में अच्छा मार्क्स कर पाए। द्वेष नहीं रखना उससे, भेजो उसके पास वीडियो। चलिए अगला 39 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है? निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है? तो इसका आंसर होगा एम क्लोरोफिनॉल। एम क्लोरोफिनॉल। क्या है इसका आंसर? एम क्लोरोफिनॉल सर्वाधिक अम्लीय है। सर्वाधिक अम्लीय एम क्लोरोफिनॉल। चलिए 40 नंबर प्रश्न, ईथर है। ईथर है, क्या है क्वेश्चन? ईथर है। ईथर, ईथर मतलब पूछ रहा है ईथर होते हैं। ईथर होते हैं कैसे? अम्लीय होते हैं? नहीं, अम्लीय पर जाकर टिक करके आ जाना तो बता देगा। पता चला 299 पर लटक गए, बस सब मारेगा, माइयों मारेगी, बाबुओं मारेगा, भाइयों मारेगा, सब भगा देगा इधर से, घर से निकाल के। इसलिए चलो देखो 40 नंबर प्रश्न कह रहा है, ईथर होते हैं क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय। ईथर कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। ईथर कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। चलो अगला प्रश्न, 41 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा कि मिथेनॉल। मिथेनॉल का सूत्र है, मिथेनॉल का सूत्र है, मिथेनॉल का सूत्र है CH3OH। मिथेनॉल का सूत्र है CH3OH। मिथेनॉल का सूत्र है CH3OH। फिर याद दिला दे, सारे क्वेश्चन को नोट्स बनाकर याद करके ही एग्जाम में जाना। एग्जाम का पेपर हलवा लगेगा, इतना आसान लगेगा जो आप आकर बोलेंगे, गारंटीड। चलिए क्या था क्वेश्चन? मिथेनॉल का सूत्र है, मिथेनॉल का सूत्र है CH3OH। मिथेनॉल का सूत्र है CH3OH। चलिए अगला प्रश्न 42 नंबर, नोट्स बनाने से एक यही फायदा होता ना, पहली बात तो आप वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने से मेरा आवाज सुनते हैं, दूसरा बात आप लिखते हैं, और लिखने के बाद 2 बार मात्र पढ़ लीजिए उसको, बस 2 बार, गारंटीड आपको इतने अच्छे तरीके से याद हो जाएगा वो, आप एग्जाम में इतना बढ़िया मार्क्स लाएंगे, बहुत बढ़िया मार्क्स लाएंगे। चलिए 42 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है, फिनॉल। फिनॉल, फिर फिनॉल आ गया। फिनॉल आ गया नहीं, फिनॉल लाया जा रहा है इसमें, क्योंकि हमको पता है कि फिनॉल से क्वेश्चन वो भी लाएगा उसमें, तो इसलिए फिनॉल को छोड़ना नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो 42 नंबर प्रश्न कर रहा है, फिनॉल का सूत्र है C6H5OH। 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 अगला प्रश्न 43 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है, बेकेलाइट। बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा, बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा फॉर्मल्डिहाइड। किसके साथ अभिक्रिया से होता है? फॉर्मल्डिहाइड। किसके साथ? फॉर्मल्डिहाइड। अगला प्रश्न क्या था? प्रश्न 43 नंबर प्रश्न क्या था? बेकेलाइट। बेकेलाइट कोमा फिनॉल, बेकेलाइट कोमा फिनॉल से अभिक्रिया, फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? किसके द्वारा अभिक्रिया से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर क्या था? फॉर्मल्डिहाइड। क्या था इसका आंसर? फॉर्मल्डिहाइड। अगला प्रश्न, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र।
मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र है CnH2n+1OH। CnH2n+1OH। क्या है क्वेश्चन? मोनोहाइड्रिक। ध्यान से देखना इसको, क्या कह रहा है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र है CnH2n+1 के माथा पर OH। देखना इसको, क्या है ये? इसका आंसर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र है CnH2n+1OH। केमिस्ट्री में अगर सूत्र ना पूछे तो फीका लगता है। केमिस्ट्री फॉर्मूला सूत्र से ही जाना जाता है। चलो आगे देखते हैं। तो 45, अब प्रश्न 45, प्रश्न नंबर 45 हमारा कह रहा है इथॉक्सी इथेन। क्या है? इथॉक्सी इथेन। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर इसमें आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान से चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इथॉक्सी इथेन, क्या लिखा है? इथॉक्सी इथेन कौन है? तो इसका आंसर है C2H5O C2H5। क्या है? C2H5O C2H5। इथॉक्सी इथेन कौन है? तो C2H5O C2H5। चलिए अगला प्रश्न 46, मतलब कि 46 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। कीटोन क्या है? कीटोन क्या क्रियाशील मूलक होता है? कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है। ये भी क्वेश्चन आएगा, ये भी एग्जाम की दृष्टि से VVI है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। कीटोन का क्रियाशील मूलक है डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। देखो क्वेश्चन बड़ा देखकर उसको मत कहना जी ये एग्जाम में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलो देखो, कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। चलिए अगला प्रश्न पर देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन अल्डोल, क्या लिखा है? निम्नलिखित में कौन अल्डोल संघनन, कौन सा संघनन? अल्डोल संघनन में भाग लेता है? निम्नलिखित में कौन अल्डोल संघनन में भाग लेता है? तो इसका आंसर है CH3CHO। अल्डोल संघनन में कौन सा भाग लेता है? CH3CHO। अल्डोल संघनन में कौन भाग लेता है? CH3CHO। चलिए अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कीटोन। देखो कीटोन ये रहा, इसका कभी कभी ये भी दे देता है, ये भी स्ट्रक्चर दे देगा और ये कुछ और क्वेश्चन बनाकर पूछ देगा। बिहार बोर्ड आपको लपेटने की कोशिश करेगा, थोड़ा इधर उधर क्वेश्चन करके देगा तो आपको पकड़ना होगा। अगर क्वेश्चन अच्छा से याद रहेगा तो आप जरूर पकड़ लेंगे। बिहार बोर्ड कितना भी इधर उधर करे, कितनों ऐठी हैं, उससे मतलब नहीं खे, समझ गए? आप अगर क्वेश्चन सच में अगर अच्छे से क्वेश्चन याद रखे होंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो किधर भी करके क्वेश्चन दे, हमको क्या। हम अगर अच्छे से याद रखे हैं तो हम आंसर करेंगे, सही आंसर करेंगे, गलत नहीं। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या था? कीटोन। बोले थे ये क्वेश्चन VVI कीटोन से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। कीटोन का अपचयन LiLH4 बटे H2O से कराने पर, कीटोन का अपचयन LiLH4 बटे H2O से कराने पर प्राप्त होता है सेकेंडरी एल्कोहल। क्या प्राप्त होता है? सेकेंडरी एल्कोहल। किसकी अभिक्रिया किससे कराने पर? चलिए कीटोन का अपचयन कीटोन का अपचयन LiLH4 बटे H2O से कराने पर, कीटोन का अपचयन LiLH4 बटे H2O से कराने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अभी बताए थे सेकेंडरी एल्कोहल। क्या प्राप्त होता है? सेकेंडरी एल्कोहल। क्या प्राप्त होता है? सेकेंडरी एल्कोहल। नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन कार्बनिक यौगिक, कौन सा यौगिक? कार्बनिक यौगिक। प्रश्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है? कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर को जांच देता है? तो इसका आंसर होगा HCOOH।
क्या होगा इसका आंसर? HCOOH। क्वेश्चन क्या था? कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है? तो HCOOH। सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन सेट किए गए हैं, सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बारीकी से रट कर जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा, 50 नंबर प्रश्न कह रहा है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका आंसर होगा CH3COOH। 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 सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल या CH3COOH। एसिटिक अम्ल। अगर ये लिख दे तो इसको भी मत छोड़ना, इसका आंसर ये भी हो सकता है CH3COOH। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? CH3COOH। चलिए ये भी आई क्वेश्चन है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसको टिक लगा लेना, 3 ठो टिक लगा लेना। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? CH3COOH। CH3COOH। अगला प्रश्न 51 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है 51। कीटोन। फिर आ गया फिनॉल और कीटोन। इन दोनों से एक एक क्वेश्चन निश्चित है। फिनॉल और कीटोन, इन दोनों से एक एक क्वेश्चन निश्चित है। फिनॉल हो चुका है, अब कीटोन का सामान्य सूत्र बताए थे ना, इसमें सूत्र पूछेगा ही। कीटोन का सामान्य सूत्र है R सिंगल बॉन्ड CO R के पावर 1। ये है कीटोन का सामान्य सूत्र। अच्छे से पढ़कर इसको जाना है, एग्जाम में अच्छे से पढ़कर जाना, नहीं तो गलत करके आ जाओगे, बाद में घर पर पछताने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए अच्छे से इसको याद करो और तब जाओ एग्जाम में। 51 नंबर प्रश्न क्या था? कीटोन का सामान्य सूत्र है R सिंगल बॉन्ड CR1। क्या है? R सिंगल बॉन्ड CR1। तो अब 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। 52 प्रश्न संख्या 52 लिखा है HCOOH। HCOOH एक है, HCOOH एक है एकल भास्मिक अम्ल। क्या है? एकल भास्मिक अम्ल। क्या है? एकल भास्मिक अम्ल। अगला प्रश्न हमारा 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सा यौगिक गर्म करने पर, 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सा यौगिक गर्म करने पर विघटित नहीं होता है? कौन सा यौगिक गर्म करने पर विघटित नहीं होता है? तो इसका आंसर है Na2CO3। तो इसका आंसर क्या है? Na2CO3। Na2CO3। अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा केनिजारो प्रतिक्रिया। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है केनिजारो प्रतिक्रिया। कौन सी प्रतिक्रिया? केनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है। केनिजारो प्रतिक्रिया क्या नहीं दिखलाता है? तो एसिटिल्डिहाइड को। किसको? एसिटिल्डिहाइड को। किसको? एसिटिल्डिहाइड को। 55 नंबर प्रश्न 55 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन एकल सेकेराइड है? एकल सेकेराइड है। निम्नलिखित में से कौन एकल सेकेराइड है? तो इसका आंसर है फ्रक्टोज। कौन एकल सेकेराइड है? तो इसका आंसर है फ्रक्टोज। चलिए अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है। 56 नंबर प्रश्न है कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवण देता है। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवण देता है। तो इसका आंसर है HCHO। इसका आंसर क्या है? HCHO। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक है? किसका? ईस्टर का क्रियाशील मूलक है। कौन? ईस्टर का। किसका? ईस्टर का क्रियाशील मूलक है। तो सिंगल बॉन्ड COOR। सिंगल बॉन्ड COOR। क्या होगा इसका आंसर? सिंगल बॉन्ड COOR। क्वेश्चन क्या था? ईस्टर का क्रियाशील मूलक है सिंगल बॉन्ड COOR। चलिए अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न कह रहा है कार्बोनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? कार्बोनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? कार्बोनिल ग्रुप। 58 नंबर प्रश्न कह रहा है कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है। तो इसका आंसर है sp² हाइब्रिडाइज्ड। sp² हाइब्रिडाइज्ड। क्या होगा इसका आंसर? sp² हाइब्रिडाइज्ड। अगला नंबर 59 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा 59 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन केनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है? कौन निम्नलिखित में कौन केनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है? HCHO। निम्नलिखित में से कौन केनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है? HCHO। अगला प्रश्न
60 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है कार्बोनिल समूह निम्नलिखित में 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कार्बोनिल समूह सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O0 सॉरी बराबर के कार्बन पर कौन सा प्रसंकरण होता है? तो इसका आंसर होगा sp²। इसका आंसर क्या होगा? sp²। नोट करते चलिएगा सारे प्रश्न को। चलिए 61 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर किसको? कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर बनता है कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर बनता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या बनता है? फॉर्मल्डिहाइड। क्या बनता है? फॉर्मल्डिहाइड। किसको? कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर क्या बनता है? फॉर्मल्डिहाइड। चलिए अगला प्रश्न मिथाइल। अगला प्रश्न 62 नंबर कह रहा है मिथाइल एमीन को बनाया जाता है मिथाइल एमीन को बनाया जाता है। इसका आंसर होगा हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। किसके द्वारा? हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। अगला प्रश्न 63 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है एलिफेटिक एमीन्स की श्रेणी का सामान्य सूत्र है। तो इसका किसका? एलिफेटिक एमीन्स का सामान्य सूत्र है। तो इसका आंसर होगा CnH2n+1 NH2 CnH2n+1 NH2। क्या होगा इसका आंसर? CnH2n+1 NH2। पढ़ो ऐसा कि ठंडी में पसीना आ जाए, उसी को पढ़ाई बोला जाता है। अगर ठंडी के दिन में अगर आपको पढ़कर पसीना आ जा रहा है ना, तो समझ लो तुम मेहनत कर रहे हो, बैठ कर पसीना मंगाओगे, ऐसे नहीं। इतना प्रेशर दिमाग पर कुछ ना कुछ प्रेशर होना चाहिए थोड़ा सा, तब जाकर पढ़ाई होता है, नहीं तो उधर ऐसे पढ़ाई नहीं होगा। चलिए 64 नंबर प्रश्न देखते हैं। 64 नंबर प्रश्न एमीन्स की श्रेणी। सीरियस हो जाओ, अभी वक्त है तुम लोगों का सीरियस होने का, एकदम निष्ठापूर्वक। जब हमको रिजल्ट बनाना है तब जाकर कुछ होगा, नहीं तो अगर रिजल्ट नहीं बनाने की आदत है तो क्या फायदा? वैसे भी तुम किसी काम के नहीं। शिक्षा बहुत अच्छी चीज है, इसको पाकर तुम दुनिया के किसी भी कोने में आराम से निर्वाह कर सकते हो। अगर शिक्षा नहीं है ना, तो तुम घर से बाहर निकलोगे तो ट्रोल कर दिए जाओगे। चलो देखते हैं, हम अपना प्रश्न देखते हैं। खैर इसको सब प्रश्न को लिखकर याद करते जाना। 64 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है एमीन्स की श्रेणी की सामान्य सूत्र है। किसका सूत्र पूछ रहा है? एमीन्स की श्रेणी क्या? किसका सूत्र पूछ रहा है? एमीन्स की श्रेणी का सामान्य सूत्र है। तो एमीन्स की श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+1 NH2 CnH2n+1 NH2। अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न कह रहा था एनिलीन एवं एनिलीन एवं और क्या? एसिटिल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर बनाते हैं। एनिलीन और एसिटिल्डिहाइड आपस में प्रतिक्रिया कर क्या बनाते हैं? क्वेश्चन कह रहा है कि एनिलीन एवं एसिटिल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो इसका आंसर होगा सिक्फस बेस। क्या बनाते हैं? सिक्फस बेस। अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है बेंजीन का सरल सूत्र। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से भी आई है। ये क्वेश्चन शायद इस बार पूछा गया था कि बेंजीन का सरल सूत्र है। तो इसका आंसर होगा C6H6। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? बेंजीन का सरल सूत्र क्या होगा? C6H6 C6H6। अगला प्रश्न 67 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रबलतम भस्म है? निम्नलिखित में से कौन प्रबलतम भस्म है? सबसे प्रबलतम भस्म है। तो इसका आंसर होगा CH3 बॉन्ड NH CH3 बॉन्ड NH। क्या होगा? प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्रबलतम भस्म है? ऑप्शन के हिसाब से इसको टिक आउट करना पड़ेगा, ऑप्शन के हिसाब से। चलिए 68 नंबर प्रश्न कह रहा है एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या है। एनिलीन में पाई, ये रहा पाई का सिंबल, ये रहा पाई का सिंबल। अगर पाई 9 भी लिखा हो, अगर ऐसा दिया गया हो, तो आप समझ जाइएगा क्वेश्चन, नहीं तो लपेटा जाइएगा उसी में।
एनिलीन में पाई, एनिलीन में पाई, इसीलिए हम हिंदी और उसका सिंबल दोनों लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो समझने में। एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या है, एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या कितने हैं? आंसर 3। पाई बॉन्डों की संख्या कितनी है एनिलीन में? 3। एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या कितनी है? 3। चलिए अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। 69 नंबर प्रश्न कह रहा है एमिनो अम्ल, कौन सा अम्ल? एमिनो अम्ल में बॉन्ड COH ग्रुप के, एमिनो अम्ल में बॉन्ड COOH ग्रुप के अतिरिक्त होता है। अमीनो अम्ल में बॉन्ड -COOH ग्रुप के अतिरिक्त होता है क्या? इसका आंसर होगा -NH2 ग्रुप, बॉन्ड NH2 ग्रुप। अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न कह रहा है, 70 नंबर प्रश्न कह रहा है NH3 में N का संकरण है, N का संकरण है sp3 या sp के पावर 3। N का संकरण कितना है? sp के पावर 3। चलिए अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न कह रहा है, 71 नंबर प्रश्न कह रहा है प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है? प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो यही है प्राथमिक एमीन की पहचान CHCl3+KOH, CHCl3+KOH प्राथमिक एमीन की पहचान है ये CHCl3+KOH, CHCl3+KOH। अगर पढ़ कर जाइएगा ना एग्जाम में, अच्छे से पढ़ कर जाइएगा तो बिल्कुल डर नहीं लगेगा। डरता वही है जो अच्छे से पढ़ कर नहीं गया है एग्जाम में। डरने की क्या बात है? अगर तुम पढ़ के गए हो तो डरने की क्या बात है इसमें? बशर्ते अगर अच्छे से पढ़े होगे ना तो अपने आप से डर नहीं लगा, थोड़ा बहुत तो लगता है, वो तो होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। 72 नंबर प्रश्न देखते हैं। 72 नंबर प्रश्न कह रहा है CH3CN के अवकरण से प्राप्त होता है, CH3CN के अवकरण से प्राप्त होता है C2H5NH2। क्या प्राप्त होता है? C2H5NH2, C2H5NH2। अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न कह रहा है C3H9N से बनने वाले बहुलक, C3H9 से बनने वाले बहुलक की संख्या है, उसकी संख्या कितनी है? 4। कितनी है? 4। कई क्वेश्चन आए जिसका आंसर 4 है, तो इसलिए क्वेश्चन को समझकर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न 74 प्राकृतिक बहुलक है, रबर या क्षीर, प्राकृतिक बहुलक है रबर या क्षीर। अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है वे बहुलक जो गर्म करने पर नम हो जाते हैं कहलाते हैं। वे बहुलक जो गर्म करने पर नम हो जाते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ताप सुन्मय बहुलक। क्या कहलाते हैं? ताप सुन्मय बहुलक। वे बहुलक जो गर्म करने पर नम हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? ताप सुन्मय बहुलक। क्या कहलाते हैं? ताप सुन्मय बहुलक। अगला प्रश्न कह रहा है 76 नंबर प्रश्न कहता है टेरिलोन है पॉलिएस्टर। क्या है? टेरिलोन है एक पॉलिएस्टर। क्या है? टेरिलोन है पॉलिएस्टर। क्या है? टेरिलोन है पॉलिएस्टर। तो 77 नंबर प्रश्न हमारा 77 नंबर प्रश्न कह रहा है पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? मोनोमर। क्या कहलाती है? मोनोमर। पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? मोनोमर। ये क्वेश्चन भी आई है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको भी 3 टिक लगा लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न 78 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है किसका? आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, देख लीजिएगा। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। 79 नंबर क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा बहुलक है? निम्न में से कौन सा बहुलक है? ब्यूना एस। ये क्या है? बहुलक है। क्या है ये? बहुलक है। निम्न में से कौन सा बहुलक है? ब्यूना एस क्या है? बहुलक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। 80 नंबर प्रश्न कह रहा है 80 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? प्रोटीन है जो प्राकृतिक बहुलक है। प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन एक प्राकृतिक बहुलक है। प्रोटीन क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 81 नंबर 81 क्या है? ग्लूकोज है।
ग्लूकोज है एक हेक्सोज। क्या है ग्लूकोज? हेक्सोज। ग्लूकोज है तो इसका आंसर क्या होगा? हेक्सोज। चलिए 82 नंबर प्रश्न कह रहा है, 82 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नांकित शुगर में से सबसे मीठा कौन है? निम्नांकित शुगर में से सबसे मीठा कौन है? तो इसका आंसर होगा सुक्रोज। सबसे मीठा कौन है? सुक्रोज। निम्नांकित में से सबसे मीठा कौन होता है? सुक्रोज। कौन होता है सबसे मीठा? सुक्रोज होता है। चलिए अगला प्रश्न 83 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या है। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या है तो उसकी संख्या है 4। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी है? 4। इसका आंसर कितना है? 4। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी है? 4। 84 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 84 नंबर प्रश्न कर रहा है, ग्लूकोज एक है तो मोनोसेकेराइड। ग्लूकोज एक है मोनोसेकेराइड। ये इस बार का क्वेश्चन है, इसलिए ये VBI है। ग्लूकोज से भी एक क्वेश्चन उठा लेगा इस बार भी। ग्लूकोज एक है, क्या है? मोनोसेकेराइड। ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड। ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड। चलिए 85 नंबर प्रश्न देखते हैं। 85 नंबर प्रश्न कह रहा है, सुक्रोज का सूत्र है। सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। C12H22O11। C12H22O11 क्या होता है? सुक्रोज का सूत्र C12H22O11। 86 नंबर प्रश्न, 86 नंबर प्रश्न कह रहा है, एस्कार्बिक अम्ल। एस्कार्बिक अम्ल है विटामिन। क्या है? एस्कार्बिक अम्ल क्या है? विटामिन। आंसर क्या होगा? विटामिन। 87 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है, विटामिन ए कहलाता है। विटामिन ए क्या कहलाता है? रेटिनॉल। क्या कहलाता है? रेटिनॉल। विटामिन ए क्या कहलाता है? रेटिनॉल। अगला प्रश्न 88 नंबर प्रश्न कह रहा है, डिटॉल का उपयोग होता है। डिटॉल का उपयोग होता है। डिटॉल का उपयोग किस किस चीज में होता है? तो पूर्तिरोधी, मतलब कि एंटीसेप्टिक के रूप में। किसके रूप में? एंटीसेप्टिक के रूप में। पूर्तिरोधी। डिटॉल का प्रयोग किस में होता है? एंटीसेप्टिक के रूप में। चलिए अगला प्रश्न 89 नंबर प्रश्न कह रहा है, औषध जो दर्द निवारण का कार्य करता है, औषध जो दर्द निवारण का कार्य करता है कहलाता है पीराहारी। क्या कहलाता है? पीराहारी। ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएगा, आने वाला ही है। क्या है ये क्वेश्चन? औषध जो दर्द निवारण का कार्य करता है कहलाता है पीराहारी। क्या कहलाता है? पीराहारी। अगला प्रश्न, बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना है CaOH2। बुझा हुआ चूना है CaOH2। बुझा हुआ चूना है CaOH2। चलिए 91 नंबर प्रश्न देखते हैं, पारासीटामोल। पारासीटामोल है, पारासीटामोल है तो इसका आंसर होगा पीराहारी। पारासीटामोल क्या है? पीराहारी। क्या है? पीराहारी। पारासीटामोल क्या है? पीराहारी। अगला प्रश्न, पेट में अत्यधिक अम्ल बनने से रोका जा सकता है। किससे? प्रत्यमल से। किससे? प्रत्यमल से। अगला प्रश्न 93 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रोमेथाजिन। 93 नंबर प्रश्न का प्रोमेथाजिन है एक प्रतिहिस्टामिन। प्रोमेथाजिन है एक प्रतिहिस्टामिन। क्या है? प्रतिहिस्टामिन। अगला प्रश्न 94 नंबर कह रहा है, बोरेक्स का रासायनिक नाम है। बोरेक्स किसका रासायनिक नाम पूछ रहा है? बोरेक्स का। किसका? बोरेक्स का रासायनिक नाम है सोडियम टेट्राबोरेट। सोडियम टेट्राबोरेट। क्या नाम है इसका? सोडियम टेट्राबोरेट। अगला प्रश्न 95 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार को कम करता है? निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है? तो इसका आंसर होगा एंटीपायरेटिक। क्या होगा इसका आंसर? एंटीपायरेटिक। ये भी VBI क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा दवा बुखार को कम करता है। तो ये है एंटीपायरेटिक। कौन सी दवा? एंटीपायरेटिक। 96 नंबर प्रश्न कह रहा है, ज्वर को कम करने का उपयोगी दवा है। ज्वर को कम करने का उपयोगी दवा है ज्वरनाशी। क्या है? ज्वरनाशी। अगला प्रश्न 97 नंबर प्रश्न कह रहा है, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है कहलाता है, जो शरीर के ताप को कम करता है क्या कहलाता है? ज्वरनाशी। क्या कहलाता है? ज्वरनाशी। क्या कहलाता है? ज्वरनाशी। 98 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत है नींबू तथा संतरा। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? नींबू तथा संतरा। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? नींबू तथा संतरा। 99 नंबर क्वेश्चन
ब्यूना एस है, ब्यूना एस है संश्लेषित बहुलक। ब्यूना एस क्या है? संश्लेषित बहुलक। ब्यूना एस क्या है? संश्लेषित बहुलक। ब्यूना एस क्या है? संश्लेषित बहुलक। 100वां नंबर प्रश्न, हमारा 100वां नंबर प्रश्न कह रहा है पीवीसी, पीवीसी का एकलक है, पीवीसी का एकलक है क्लोरोएथीन, क्लोरोएथीन पीवीसी का एकलक है।